नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है, वो वन क्षेत्र के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी आता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है ना? और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरेंगे। भारतीय वन प्रदेशों की दुनिया। देखिए, ये जंगल सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता की कुंजी भी हैं। तो चलिए इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये एक बहुत ही व्यवस्थित रोड मैप पर आधारित होगी ताकि हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सके। हम इस विषय को 5 मुख्य सेक्शंस में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ी तस्वीर देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत की वन स्थिति आखिर है क्या। फिर हम प्रशासनिक नजरिए को समझेंगे, मतलब ये कि सरकार इन जंगलों का मैनेजमेंट और संरक्षण कैसे करती है। इसके बाद हम वनों के प्राकृतिक वर्गीकरण में उतरेंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे उष्णकटिबंधीय वनों से, फिर पर्वतीय और कंटीले वनों का अध्ययन करेंगे, और आखिर में हम तटीय क्षेत्रों के विशेष वन यानी मैंग्रोव को समझेंगे। और फिर हमने जो कुछ भी सीखा है उसके सभी जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे। ये स्ट्रक्चर्ड तरीका हर पहलू को साफ साफ याद रखने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए पहले खंड के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, भारत की वन स्थिति। देखिए, इससे पहले कि हम भारत में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सुंदर और विविध वनों के बारे में जानें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल और नेशनल लेवल पर भारत की स्थिति क्या है। ये हमें आगे की पूरी चर्चा के लिए एक मजबूत आधार देगा। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। वैश्विक स्तर पर जब हम दुनिया के सभी देशों को देखते हैं तो फॉरेस्ट एरिया के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है, और अगर हम सिर्फ अपने महाद्वीप यानी एशिया की बात करें तो हम चौथे स्थान पर आते हैं। अच्छा, यहाँ एक और जरूरी शब्द है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी इलाके में पौधों और जानवरों की प्रजातियों में कितनी वैरायटी है। इस मामले में भारत दुनिया के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में गिना जाता है, जो इसे इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। अब अगर हम सिर्फ पौधों की बात करें तो भारत में फ्लोरा यानी फूलों वाले पौधों की करीब 15,000 प्रजातियां हैं, जो दुनिया की कुल पौधों की प्रजातियों का लगभग 6% है। और हाँ, नीचे जो फैक्ट रिमेंबर दिया है उसे हमेशा याद रखना है। ये एक सीधा सवाल बन सकता है। भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में वनों के सर्वे और मैनेजमेंट के लिए 2 मुख्य संस्थाएं हैं। चलिए इन्हें समझते हैं, क्योंकि इन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बाईं ओर है FSI यानी भारतीय वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है सर्वे करना। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसका सबसे जरूरी काम है हर 2 साल में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जारी करना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। अब दाईं ओर देखिए, ये है IFFM यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका काम है मैनेजमेंट। इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो इसे याद रखने का एक सरल तरीका है, FSI देहरादून से सर्वे और रिपोर्टिंग करता है, जबकि IFFM भोपाल से मैनेजमेंट पर फोकस करता है। नीचे एक अतिरिक्त तथ्य दिया गया है जिसे याद रखना अच्छा है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। अब बात करते हैं भारत की वन नीति की, यानी हमारे जंगलों के लिए हमारे देश की योजना क्या है। इसकी शुरुआत हुई 1950 में वन महोत्सव से, जो पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए एक सालाना उत्सव है, और इसके जनक थे डॉक्टर KM मुंशी। इसके 2 साल बाद 1952 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति आई। इस नीति के तहत ये लक्ष्य तय किया गया कि देश के कुल क्षेत्रफल के 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। ये 33% का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। तो ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन असलियत क्या है? दाईं ओर दिए गए चार्ट में देखें, वर्तमान में भारत में लगभग 24% क्षेत्र पर ही वन है। इसका मतलब है कि हम अभी भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं और हमें वनीकरण के प्रयासों को और बढ़ाने की जरूरत है। तो भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? इस स्लाइड पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे सीधे प्रश्न बनते हैं। राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहले स्थान पर है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम ट्रैप है जिस पर ध्यान देना है।
ये जो डेटा है ये क्षेत्रफल यानी एरिया के आधार पर है, मतलब किस राज्य के पास सबसे ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर जंगल है। ये प्रतिशत यानी परसेंटेज के आधार पर नहीं है। उदाहरण के लिए हो सकता है एक छोटा राज्य अपने कुल क्षेत्रफल का 80% वनों से ढका हो, जबकि एक बहुत बड़ा राज्य अपने क्षेत्रफल का केवल 20% ही वनों से ढका हो, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल के हिसाब से उसके पास ज्यादा वन हो सकते हैं। परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ है, जिसका जवाब अलग होगा, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। इस अंतर को हमेशा याद रखना है। चलिए अब हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, प्रशासनिक एवं संरक्षित क्षेत्र। अब तक हमने राष्ट्रीय आंकड़ों को देखा, जैसे कुल वन क्षेत्र कितना है और कहाँ है। अब हम ये समझेंगे कि सरकार इन वनों को कानूनी और प्रशासनिक तौर पर कैसे क्लासिफाई करती है, ताकि उनका मैनेजमेंट और संरक्षण ठीक से किया जा सके। ये क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि किस जंगल में क्या गतिविधियां करने की इजाजत है और क्या नहीं। प्रशासन के आधार पर भारतीय वनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए इन्हें एक एक करके देखें। सबसे पहले हैं आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा सख्ती से प्रोटेक्ट किए गए क्षेत्र हैं, जहां आना जाना और दूसरी गतिविधियां पूरी तरह से मना होती हैं। दूसरे हैं संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहां सरकार की देखरेख में कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये वो जंगल हैं जिनका अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है और यहाँ पेड़ काटने और पशु चराने पर कोई खास रोक-टोक नहीं होती। अगली स्लाइड्स में हम इनके बीच के अंतर को और विस्तार से समझेंगे। आइए अब आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच के अंतर को और साफ तौर पर समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी अंतर है। बाईं ओर हैं आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट। इन पर नियंत्रण पूरी तरह से सरकारी होता है। इनमें प्रवेश और कटाई जैसी कोई भी मानवीय गतिविधि पूरी तरह से मना है। ये सबसे सख्त श्रेणी के वन हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा संरक्षण दिया जाता है। अब दाईं ओर देखें, ये हैं संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन पर नियंत्रण तो सरकारी देखरेख में ही होता है, लेकिन यहाँ कुछ रियायतें दी जाती हैं। स्थानीय लोगों को ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने और अपने पशु चराने की अनुमति होती है, लेकिन ये अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाती है, ताकि जंगलों को कोई स्थायी नुकसान ना हो। तो जो मुख्य अंतर है वो संरक्षण के स्तर का है। तीसरी प्रशासनिक श्रेणी है अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो वन और बंजर भूमि है जिनका अभी तक आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में वर्गीकरण नहीं हुआ है। यहाँ वृक्ष काटने और मवेशी चराने पर कोई खास प्रतिबंध नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा संरक्षण के लिए 2 और जरूरी क्षेत्र हैं, जिनके बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। यहाँ किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि जैसे चराई या लकड़ी इकट्ठा करना पूरी तरह से मना होती है। इनका मकसद पूरे इकोसिस्टम यानी सभी प्रजातियों का संरक्षण करना होता है। दूसरी ओर वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। यहाँ पर्यटन जैसी सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है और इनका फोकस किसी खास प्रजाति जैसे बाघ या हाथी की सुरक्षा पर होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जीवमंडल आरक्षित प्रदेश या बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है? ये जमीन और तटीय इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जहां पौधों और जानवरों के साथ साथ मानव समुदायों का भी संरक्षण किया जाता है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये संख्या याद रखनी है। इनमें से 12 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, जो उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है। सबसे नया जिसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है वो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना है। अब इसकी संरचना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। केंद्र में कोर जोन होता है, जहां कोई भी मानवीय गतिविधि अलाउड नहीं होती। ये पूरी तरह से संरक्षित होता है। उसके बाहर बफर जोन होता है, जहां रिसर्च, एजुकेशन और लिमिटेड टूरिज्म जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। और सबसे बाहरी ट्रांजिशन जोन होता है, जहां स्थानीय समुदाय रहते हैं और स्थायी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे खेती। ये संरचना संरक्षण और मानव विकास के बीच एक संतुलन बनाती है। प्रशासनिक वर्गीकरण को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे और सबसे दिलचस्प खंड में प्रवेश कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वन। यहां से हम वनों के प्राकृतिक वर्गीकरण को समझेंगे। इसका मतलब यह है कि हम ये देखेंगे कि प्रकृति खुद वनों को कैसे आकार देती है, जिसका आधार वर्षा, तापमान और मिट्टी जैसे कारक होते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। ये वो वेजिटेशन है जो बिना किसी मानवीय मदद के अपने आप कुदरती तौर पर उगती है। इसे अक्षत वनस्पति या वोजन वेजिटेशन भी कहते हैं।
अब सवाल यह है कि किसी भी क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति होगी, ये तय कैसे होता है? ये मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करता है। इन्हें एक रेसिपी के 3 मुख्य तत्व समझ सकते हैं। पहला है वर्षा यानी रेनफॉल, मतलब पानी कितना मिलता है। दूसरा है तापमान यानी टेम्परेचर, मतलब गर्मी कितनी है। और तीसरा है मिट्टी यानी सॉइल, मतलब पोषण कहाँ से मिलता है। ये तीनों कारक मिलकर किसी भी जगह के वनों का प्रकार तय करते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण में हमारा पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से पता चलता है, सदाबहार मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले। इन वनों के लिए कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत होती है। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। तापमान भी साल भर ऊंचा रहता है, लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, जिसका मतलब है कि यहाँ हमेशा गर्म और नमी वाला मौसम रहता है। ये वन ज्यादातर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये साल भर हरे भरे रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग प्रजातियों के पेड़ों के पत्ते गिराने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वन कभी भी पूरी तरह से पत्तों से खाली नहीं दिखते। अब देखते हैं कि ये सदाबहार वन भारत में आखिर पाए कहाँ जाते हैं। नक्शे पर ध्यान दें, ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में केंद्रित हैं। पहला, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। दूसरा, असम मेघालय का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और तीसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। वे इतनी घनी कैनोपी बना लेते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए नीचे हमेशा अंधेरा और नमी बनी रहती है। यहाँ की लकड़ी बहुत कठोर यानी हार्डवुड होती है, जो इसे बहुत मजबूत बनाती है। प्रमुख पेड़ों के नाम याद रखें: रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी और आबनूस। अब हम दूसरी ओर ये बहुत जरूरी बातें भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वनों की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे आम है, तो जवाब यही होगा। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका विकास मानसूनी जलवायु में होता है, जहां एक सूखा और एक नम मौसम होता है। इनका स्वभाव यह है कि ये पानी बचाने के लिए साल में एक बार सूखे मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती कहते हैं। आर्थिक नजरिए से ये भारत के सबसे जरूरी वन है, क्योंकि इनसे मिलने वाली लकड़ी जैसे सागौन और साल फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए बहुत उपयोगी होती है। पर्णपाती वनों को भी बारिश की मात्रा के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बाईं ओर की तस्वीर की तरह जहां ज्यादा बारिश होती है, वहां आर्द्र या नम पर्णपाती वन यानी मॉइस्ट डेसिडुअस पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहां बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये पूर्वी भारत, हिमालय की तराई और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर मिलते हैं। दाईं ओर की तस्वीर की तरह जहां कम बारिश होती है, वहां पेड़ ज्यादा सूखे दिखते हैं और वहां शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डेसिडुअस पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहां बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये प्रायद्वीपीय पठार के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। चलिए इन पर्णपाती वनों के कुछ प्रमुख पेड़ों और उनके उपयोगों को देखते हैं, जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सागौन या टीक। ये भारत की सबसे प्रमुख इमारती लकड़ी है, जिसका उपयोग फर्नीचर, दरवाजे और जहाज बनाने में होता है। फिर है खैर। इसकी लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने में होता है, जिसे पान में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है तेंदू। इसके पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, जो एक बड़ा लघु उद्योग है। और चौथा है चंदन यानी सैंडलवुड, जो मुख्य रूप से कर्नाटक और दक्षिण भारत में पाया जाता है और अपनी मनमोहक खुशबू और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा शीशम, साल, नीम और पीपल भी पर्णपाती वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। अब हम अपने चौथे खंड की ओर बढ़ रहे हैं, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय वन। यहाँ हम उन वनों की बात करेंगे जो एक्सट्रीम कंडीशंस में उगते हैं, यानी जहां या तो पानी बहुत कम है जैसे रेगिस्तानी इलाके, या जहां तापमान बहुत कम और जमीन ढलान वाली है जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र। देखते हैं कि यहाँ की वनस्पति इन मुश्किलों का सामना कैसे करती है। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय या कांटेदार वनों यानी थॉर्नी फॉरेस्ट की। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बारिश बहुत ही कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। भारत में ऐसे क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हैं। यहाँ की वनस्पतियों ने जिंदा रहने के लिए कुछ कमाल के एडेप्टेशंस किए हैं। पानी के नुकसान को, जिसे इवैपोरेशन कहते हैं, कम करने के लिए इनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, और जमीन के नीचे पानी की तलाश में इनकी जड़ें बहुत लंबी और गहरी होती हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं खजूर, नागफनी यानी कैक्टस, बबूल यानी एकाशिया और यूफोर्बिया।
अब चलिए एक काल्पनिक यात्रा पर चलते हैं। हम एक पहाड़ पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और देखेंगे कि ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति कैसे बदलती है। पर्वतीय वनों का पहला पड़ाव हमें 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। यहाँ का मौसम ठंडा और नम होता है, इसलिए यहाँ आर्द्र शीतोष्ण यानी वेट टेम्परेट प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों की पहचान इनके चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ हैं, जैसे ओक और चेस्टनट। जैसे ही हम अपनी यात्रा में और ऊपर लगभग 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वनस्पति का प्रकार एकदम से बदल जाता है। यहाँ हमें शंकुधारी वन यानी कॉनिफरस फॉरेस्ट्स मिलते हैं। इन पेड़ों का आकार शंकु या कोन शेप जैसा होता है। ये एक बहुत ही जरूरी एडेप्टेशन है ताकि सर्दियों में बर्फ इन पर जमा न हो और आसानी से फिसलकर नीचे गिर जाए, जिससे शाखाएं टूटने से बच जाती हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं चीड़ यानी पाइन, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस। अब हम 3600 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर यानी ट्री लाइन के ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ इतनी ठंड होती है कि पेड़ उग ही नहीं पाते। उनकी जगह ले लेती है आल्पाइन वनस्पति, जिसमें मुख्य रूप से झाड़ियां, घास और फूल होते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसी खानाबदोश जनजातियां गर्मियों में अपने पशुओं को चराने के लिए करती हैं। अच्छा, अब उत्तर भारत के हिमालय से हटकर जरा दक्षिण भारत की ओर देखते हैं। यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार के शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिन्हें शोला वन कहा जाता है। ये ऊंची पहाड़ियों की घाटियों में पाए जाने वाले छोटे घने जंगल होते हैं, जिनके बीच बीच में विशाल घास के मैदान होते हैं। ये एक बहुत ही अनोखा इकोसिस्टम है। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम खंड पर आ गए हैं, मैंग्रोव्स और पुनरावलोकन। इसमें हम एक बहुत ही अनोखे और जरूरी प्रकार के वन मैंग्रोव के बारे में जानेंगे, जो न तो पहाड़ों पर उगते हैं और न ही मैदानों में, बल्कि समुद्र के किनारे उगते हैं। और फिर हम पूरे विषय का एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मैंग्रोव वन, जिन्हें दलदली वन भी कहते हैं, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ज्वार भाटा आता है, यानी जहां समुद्र का पानी दिन में 2 बार चढ़ता और उतरता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी जड़ें अक्सर पानी में डूबी रहती हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए इनमें विशेष श्वसन जड़ें यानी प्यूनिमेटिव फोर्स विकसित होती हैं, जो पानी से बाहर निकलती हैं। इनकी लकड़ी तैलीय और बहुत मजबूत होती है, जो इसे पानी में सड़ने से बचाती है। इसीलिए इसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। इन वनों में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख पेड़ सुंदरी है, जिसके नाम पर ही सुंदरबन का नाम पड़ा है। भारत में प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र कौन से हैं? नक्शे पर देखें, सबसे बड़ा और प्रसिद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है और ये प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र ओडिशा में भितरकनिका है। अगर हम राज्यों के क्रम की बात करें तो मैंग्रोव कवर में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गुजरात और फिर अंडमान निकोबार का स्थान आता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से दोहराते हैं। हमने भारत की वन स्थिति से शुरुआत की, जहां भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है, और एफएसआई और आईएफएम जैसी संस्थाओं को समझा। फिर हमने प्रशासनिक वर्गीकरण देखा, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन और राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों के बीच का फर्क जाना। इसके बाद हम प्राकृतिक वर्गीकरण पर आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थे, जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। फिर हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को देखा, जो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं और भारत में सबसे ज्यादा फैले हैं। इसके बाद मरुस्थलीय वन, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हमने पर्वतीय वनों में ऊंचाई के साथ बदलाव देखा, ओक से देवदार और फिर अल्पाइन घास तक। और अंत में हमने तटीय मैंग्रोव वनों के बारे में जाना, जहां सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा के बाद एक विचार करने वाला प्रश्न ये है कि अगर किसी एक कारक को चुनना हो तो भारत में वनों के प्रकार को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तापमान, मिट्टी या कुछ और? जैसा कि हमने बार बार देखा, इसका उत्तर है वर्षा। वर्षा की मात्रा ही मुख्य रूप से ये तय करती है कि किसी जगह पर घने सदाबहार वन होंगे, पत्ते गिराने वाले पर्णपाती वन होंगे या कांटेदार झाड़ियां। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने भारतीय वनों की एक साफ और गहरी समझ दी होगी। अपनी तैयारी जारी रखें।